हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर को हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था बाइनरी ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने होमवर्क भी दिया था कि आपको इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके आना है। ओके, चलिए अब हम आज समझेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो है, एक है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये पुराना वाला कोडिंग जो है वो मैं पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए नाउ सपोज मेरे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल क्लास ए, एंड देन आफ्टर यहाँ पर मैं पब्लिक सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एक्स। ठीक है, अब इसको हम सेटर और गेटर के थ्रू सेट कर देंगे सबसे पहले एनकैप्सुलेशन का रूल के मुताबिक, और वॉइड गेट। ठीक है, चलिए अब सेट के अंदर हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू को सेट करना होता है जो कि हमें यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दी जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया O1, अब O1 की मदद से मैंने वैल्यू को सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सेट कर रहा हूँ 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेट के अंदर 5 जो वैल्यू है वो पास आउट कर दी, तो ऊपर आपको सेट के अंदर क्या करना होगा, उसको कैच करना होगा। तो यहाँ पर हमने कैच कर लिया सपोज n के अंदर, तो अब n की वैल्यू आपको डायरेक्टली कहाँ पर सेट कर देनी है, x के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस ऑफ x इज इक्वल टू n। ठीक है, दिस के अंदर यानी कि x के अंदर हमने नीचे से आई हुई n की वैल्यू पास कर दी। चलिए ये हमारा हो गया पूरा सेटर का काम। नेक्स्ट उसी तरह से आप कर सकते हो गेटर का काम। गेटर के अंदर हम सभी को मालूम है, सिंपल हमें क्या करवाना होता है, प्रिंट करवाना होता है। ठीक है, x की वैल्यू को। चलिए तो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया दिस ऑफ x, और एट लास्ट हमने प्रिंट करवा दिया एंड l। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइल। चलिए अब यहाँ पर मैंने जैसे ही सेट किया था उसी तरह से मैं यहाँ पर करूँगा गेट। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो x की इनिशियल वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। ठीक है, ओके, चलिए अब हमें इसके अंदर करना है इंक्रीमेंट, यानी कि अगर मैं इस तरह से करूँगा O1 प्लस प्लस, देन आफ्टर अगर मैं O1 को गेट करना चाहूँगा, ठीक है, तो मेरी O1 की वैल्यू यानी कि O1 के अंदर मौजूद x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 6 होने जानी चाहिए। राइट, पहले थी 5, जैसे प्लस प्लस किया तो अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, यही तो प्लस प्लस का मीनिंग था। चलिए तो जैसे ही सेव करके देखेंगे रन करने के बाद, तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो नो ऑपरेटर प्लस प्लस डिक्लेयर्ड फॉर पोस्ट फिक्स प्लस प्लस। आपको यहाँ पर पोस्ट फिक्स एक नया वर्ड देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने समझना होगा पोस्ट फिक्स एग्जैक्टली है क्या। और हाँ, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, यूनरी ऑपरेटर के बजाय बाइनरी ऑपरेटर के लिए वहाँ पर था हमारे पास प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे बैकएंड के अंदर क्या हो रहा है, O1 कॉल कर रहा है ऑपरेटर प्लस प्लस को। ठीक है, और देखिए फिर से सेव करूँगा और रन करूँगा, आपको एरर देखने को मिलेगी, ब्रैकेट्स के अंदर इंट पास किया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटर प्लस प्लस और ब्रैकेट्स के अंदर इंट पास किया हुआ है। तो जब भी कोई भी ऑपरेटर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ कॉल किया जाता है, तब ऑपरेटर प्लस प्लस मेथड तो कॉल होती ही होती है, साथ ही ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना होता है, इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ होती है। देखिए अब सबसे पहले तो हमें ये परफॉर्म करने के लिए ये मेथड चाहिए होगी। राइट, तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैं वो मेथड क्रिएट करूँगा ऑपरेटर प्लस प्लस। ठीक है, तो यानी हमने बॉडी बना ली। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप यहाँ पर कोई वस्तु पास नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर पास नहीं कर रहे हो, सिंपल आपको डेफिनेशन के अंदर मिल रहा है कि आपको इंटीजर पास करना होगा। यहाँ पर सिर्फ इस तरह से कैच करना है, आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल के अंदर इस तरह से कैच नहीं करना है, आपको सिर्फ डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली आप कोई चीज़ डाल नहीं रहे हो, एकदम एम्प्टी है। O1 ने सिर्फ प्लस प्लस को कॉल किया है, इस तरह से कोई चीज़ यहाँ पर नीचे से आप भेज नहीं रहे हो ऊपर। ठीक है, तो मतलब कि ऊपर आपको कुछ कैच भी नहीं करना है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल के मुताबिक आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को यहाँ पर डिनोट करना होगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो कि जो x की वैल्यू है ना, उसको इंक्रीमेंट करना है +1 से। ठीक है, ये जो हमारी प्रीवियसली सेट की हुई थी वैल्यू, पहले हमने क्या की थी, सेट 5। ठीक है, तो उसी 5 को यानी कि उसी x को आपको x से बढ़ाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर सकूँगा, दिस ऑफ x
ठीक है, उसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से बढ़ा दूंगा। ठीक है, सिंपल। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अगेन कंपाइल एंड रन। तो देखिए अब आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 देखने को मिल चुकी है। ठीक है, यानी कि परफेक्टली हमारा x इंक्रीमेंट हो चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आप यूनरी ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करवाया, आपको सिर्फ ओवन का प्लस प्लस वर्जन चाहिए था, यानी कि ओवन की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर आपको एक ऐड करना था, तभी तो आपने इस तरह से लिखा था प्लस प्लस ऑपरेटर, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, जिसके साथ आपने उसको कॉल किया है उसकी वैल्यू जो प्रीवियस थी उसके अंदर एक को ऐड कर देते हो आप। ठीक है, तो यह था आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड किया जाता है वो। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न टाइप कोई भी नहीं आएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वॉइड, क्योंकि पूरी बॉडी में से कुछ भी रिटर्न हो ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तब भी आपको वही वाला आउटपुट मिलेगा, 5 में से वो 6 हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको भी नोट डाउन कर लो, ये था आपका यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, और हाँ इसी तरह से आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो। अगर आपने कॉल किया हुआ होता माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट, तब आपको यहाँ पर क्या लगाना था, ऑपरेटर डिक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर चेंज कर दो x माइनस माइनस। चलिए सेव कीजिए, कंपाइल एंड रन, तब आप देख सकते हो यहाँ पर 5 में से आपका नया आउटपुट 4 हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली डिक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप पास कर सकते हो कोई भी डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी आप किस तरह से पास आउट कर सकते हो। ओके, चलिए अब मैं पुराना फिर से कर दूंगा यहाँ पर प्लस प्लस, अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारा परफेक्ट काम कर ही रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर। क्या हो अगर ये जो ओवन की प्लस प्लस वर्जन आता है ना, मतलब कि हमारा आउटपुट, उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव कराना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा O2। अब ओवन का प्लस प्लस वाला वर्जन जो भी आउटपुट आएगा ना, वो मुझे O2 के अंदर सेव करवाना है, और O2 को मैं करवाऊंगा गेट, इस तरह से। ठीक है, तब क्या होगा, चलिए ओवन ने कॉल किया ऑपरेटर प्लस प्लस को, यानी कि यही वाली मेथड रन होगी, राइट। यानी कि आपका जो करंट एक्स है वो क्या हो गया, रन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। सेव किया एंड रन किया, तो अब आपको देख सकते हो यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी, राइट। क्यों, क्योंकि ऑपरेंड टाइप्स आर ए एंड वॉइड, क्योंकि यहाँ पर आपने ओवन से कॉल किया है ऑपरेटर प्लस प्लस को। ठीक है, उसका जो भी आउटपुट आएगा ना, वो आउटपुट आप O2 के अंदर सेव करवा रहे हो, राइट, इक्वल टू की मदद से। लेकिन ऊपर से देखिए आप कुछ आउटपुट भेज ही नहीं रहे हो, रिटर्न टाइप तो कुछ है ही नहीं, इसलिए तो आपने यहाँ पर वॉइड लिखा था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर से आउटपुट भेजना होगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट भेजना होगा, और वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम वही प्रीवियस लेक्चर वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा टेम। ठीक है, अब जो फिलहाल x था उसको मैंने इंक्रीमेंट किया, और टेम के x के अंदर मैंने सेव करवा दिया, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आप पास कर दो दिस ऑफ x। चलिए हाल का x का इंक्रीमेंट किया हुआ वर्जन मैंने टेम के x के अंदर सेव करवा दिया, और साथ ही साथ उस पूरे टेम को भी मैंने कर दिया रिटर्न। तो रिटर्न डेटा टाइप है आपकी टेम, यानी कि a। ठीक है, तो आपकी फंक्शन की भी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, क्लास a। क्लियर। चलिए तो अब आप यहाँ पर सक्सेसफुली टेम को रिटर्न करवाओगे, वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। अब टेम की x की वैल्यू O2 के अंदर सक्सेसफुली चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। देखिए 5 और 5। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 6 आना चाहिए, 5 क्यों आया, तो देखिए उसका भी एक लॉजिक है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये परफेक्ट आउटपुट आ गया है, लेकिन आपको समझना है कि 5 में से 5 क्यों आया, 6 क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पोस्ट फिक्स। अब देखिए पोस्ट फिक्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा मल्टी लाइन कमेंट के अंदर। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पोस्ट फिक्स के अंदर और प्री फिक्स के अंदर। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर a इज इक्वल टू 5। अब इंटीजर n के अंदर मैं उसका इंक्रीमेंटेड वर्जन चाहता हूँ, तो हम ऑब्वियसली इसी तरह से लिखेंगे, राइट। तो हमें क्या पता चलेगा कि 6 n के अंदर जा चुका है, लेकिन नहीं, असल में a का जो पुराना वर्जन था ना वही जाएगा n के अंदर, और उसके बाद a अपडेट होगा। सपोज अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे ना सी आउट n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे कि सर 6 आएगी, लेकिन नहीं,
आपने ए प्लस प्लस कराया हुआ है, तो देखिए ऑपरेटर कहाँ पर है, वेरिएबल के पीछे है। तो जब भी वेरिएबल की पीछे की साइड ऑपरेटर आप लिखते हो तो उसको बोला जाता है पोस्ट फिक्स, वेरिएबल के बाद में आप लिखते हो। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ए की पुरानी वैल्यू कितनी थी 5 थी ना, तो पहले 5 जो है वो इक्वल टू की मदद से एन के अंदर असाइन हो जाएगी, मतलब कि एन की लेटेस्ट वैल्यू है 5। जैसे ही ए की पुरानी वैल्यू एन के अंदर असाइन हो गई उसके बाद ए इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अगर आप अब सी आउट कराओगे ए को तब उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी 6, एन की वैल्यू तो 5 ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो यह डिफरेंस है पोस्ट फिक्स के अंदर। पोस्ट फिक्स यानी कि सबसे पहले जो वैल्यू है ना वो दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, असाइन हो जाने के बाद वो वैल्यू करंट वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है पोस्ट फिक्स के अंदर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रीफिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रीफिक्स यानी कि आप प्लस प्लस को आगे की तरफ भी लिख सकते हो। यस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नेसेसरी नहीं है कि पीछे की साइड ही लिखो, पीछे की साइड लिखोगे तो उसको बोला जाएगा पोस्ट फिक्स। ठीक है, चलिए मैं दोनों सेपरेट एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए। तो ये था आपका पोस्ट फिक्स, चलिए इसी को मैं करूंगा रीयूज, यहाँ पर नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि आगे की साइड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, जब भी आप प्रीफिक्स यूज करोगे तब सबसे पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन असाइन होगी। तो पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली, तो सबसे पहले थी 5, प्रीफिक्स लगाया तो अब ए की वैल्यू हो गई 6 अब एन के अंदर जाएगा, तो अब एन की वैल्यू होगी 6 और ए की वैल्यू तो 6 ही थी, तो यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप पीछे की साइड लगाते थे पोस्ट फिक्स तब सबसे पहले पुरानी वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाती थी, उसके बाद वो बढ़ती थी और वो बढ़ने के बाद अपने आप में ही रहती थी ए के अंदर, वो एन के अंदर अपडेट नहीं करती थी। एन के अंदर तो वो पुरानी वैल्यू पहले असाइन हो चुकी थी 5 वही रहेगी। ठीक है, लेकिन प्रीफिक्स के अंदर कंप्लीटली सबसे पहले इंक्रीमेंट होगी कंपलसरी, उसी के बाद वो एन के अंदर असाइन होगी, यानी कि नई अपडेटेड वाली वैल्यू ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर और प्रीफिक्स ऑपरेटर के अंदर। और पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स कैटेगरी जो है वो किसके अंदर आती है, ओनली एंड ओनली यूनरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर ही ऐसी चीज है जिसको आप वेरिएबल के पीछे भी लिख सकते हो और वेरिएबल के आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, यह था आपका डिफरेंस पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के अंदर। तो फिलहाल हम वही तो करवा रहे हैं। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, प्रीफिक्स यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले O1 की पुरानी वैल्यू यानी कि O1 के अंदर मौजूद x की पुरानी वैल्यू कितनी थी 5 थी, वो सबसे पहले तो यहाँ पर असाइन होगी O2 के अंदर, यानी कि अब ऑब्वियसली O2 के अंदर पुरानी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो इसलिए आ रहा है आउटपुट के अंदर 5। देखिए अगेन हम करेंगे कंपाइल एंड रन। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया कंपाइल एंड रन, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो 5 आ चुका है पुराना। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीफिक्स लगाते हो, यानी कि प्रीफिक्स आप किस तरह से लगाओगे, यहाँ पर आगे की साइड। ठीक है, तब भी वो मेथड तो यही कॉल करेगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर इंटीजर पास नहीं करना। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर इस तरह से कर देना है प्लस प्लस दिस ऑफ x। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप दिस को निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब आपने x के आगे की साइड लिख दिया। चलिए सेव किया, अब कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो आपको प्रीफिक्स का आउटपुट 6 होकर मिल चुका है, यानी कि सबसे पहले x की वैल्यू अपडेट होगी उसके बाद x के अंदर असाइन होगी। ठीक है, प्रीवियसली हमने क्या किया था, इस तरह से किया था कि सबसे पहले पुरानी वैल्यू x असाइन हो जाएगी उसके बाद में अपडेट होगी, तो तब आपका आउटपुट नहीं आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनरी ऑपरेटर के अंदर 2 कैटेगरी होती है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, उसको सेपरेटली आप कॉल करवा सकोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं अगेन यहाँ पर लिख दूंगा प्लस प्लस पीछे की साइड, यानी कि ये वाला एग्जांपल हो गया हमारा किसका, पोस्ट फिक्स का। ठीक है, तो जब भी पोस्ट फिक्स क्रिएट करोगे आप, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स के अंदर ऊपर की ओर इंटीजर कैच करवाना होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, हमें सचमुच में नीचे से यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू भेजनी ही नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर डिनोट कर रहे हो। चलिए अब उसी तरह से एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं O3। अब O3 के अंदर हम क्या करवाएंगे, प्रीफिक्स वाला ऑपरेटर करवाएंगे। ठीक है, O1 प्लस, ओके कुछ इस तरह से O3 डॉट गेट। ठीक है, चलिए अब ये वाली मेथड क्या कॉल करेगी, O1 की मदद से ऑपरेटर प्लस प्लस को ही कॉल करेगी, लेकिन अब ब्रैकेट्स के अंदर आपको कुछ भी पास नहीं करना। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको,
लेकिन जब भी आप पोस्ट फिक्स वाला करोगे तब मेथड तो वही कॉल होगी, बट ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर सिर्फ डिनोट करना है। ये क्यों आप डिनोट करोगे? क्योंकि बताने के लिए कि अगर आप एक ही प्रोग्राम के अंदर पोस्ट फिक्स भी करवा रहे हो, प्री फिक्स भी करवा रहे हो, तो फिर आपको मेथड तो यहाँ पर एक ही बनानी होगी ना, यानी कि एक ही नेम वाली ऑपरेटर प्लस प्लस। लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर आपको डिनोट करना होगा कि जिस भी मेथड के अंदर इंट है ना ब्रैकेट्स के अंदर, वो चलेगी पोस्ट फिक्स के लिए, और जिस भी ब्रैकेट्स के अंदर एम्प्टी है यानी कि यहाँ पर आपने इंटीजर पास नहीं किया, वो चलेगी प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए ये वाली सेम मेथड में आपसे कर लूँगा रीयूज। अब यहाँ पर आपको इंटीजर पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली मेथड किसके लिए चलेगी? प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, चलिए अब मैंने सेव कर दिया, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो सबसे पहले 5 का पोस्ट फिक्स हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप कोडिंग के साथ कंपेयर करते जाइए। सबसे पहले हुआ O1 का प्लस प्लस, यानी कि सबसे पहले पुराना O1 यहाँ पर ऑटो के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 में से 5 ही हो रहा है, लेकिन O1 की बैक एंड के अंदर तो वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो ही रही है। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए अब बैक एंड के अंदर वैल्यू हो चुकी थी उसकी 6। ठीक है, अब 6 के अंदर आपने अगेन आगे कर दिया प्रीफिक्स, तो अब हो चुके उसकी 7। ठीक है, तो आपको अपडेटेड वर्जन दिखाई देगा प्रीफिक्स वाले ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर्स का ओवरलोडिंग। ठीक है, सेम टू सेम जैसा कि मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ किया है, आप वैसा ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी बड़ी आसानी से कर सकोगे। ओके, चलिए तो ये एक आपको होमवर्क करने लाना है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर होमवर्क दिया था, ठीक है, इतने सभी ऑपरेटर्स का आपको क्या करवाना था? ओवरलोडिंग करवाना था। उसमें से मैं आपको एक ऑपरेटर का ओवरलोडिंग करके बताता हूँ किस तरह से। मैंने आपको सजेस्ट भी किया था इन सभी को आपको इफ कंडीशन के अंदर ही करना है। ठीक है, चलिए तो मैं जो ये लास्ट वाला है ना कंपैरिजन ऑपरेटर, उसका आपको ओवरलोडिंग करके बता रहा हूँ फिलहाल। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले तो मैं सब कुछ यहाँ से मिटा दूंगा, एकदम फ्रेश प्रोग्राम हम करेंगे। तो यहाँ पर मेन का कोडिंग भी मिटा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर क्लास ए का कोडिंग भी हम मिटा देंगे। ठीक है, चलिए अब हमें आई थिंक ज़रूरत नहीं है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को समझने की। चलिए इसको भी कमेंट के अंदर से मिटा देंगे। चलिए सपोज मैंने एक नया क्लास बनाया, मैं यहाँ पर टाइम का एग्जांपल दूंगा, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए पब्लिक के अंदर मैंने 3 वेरिएबल लिए, सपोज इंटीजर, आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है, 3 वेरिएबल्स मैंने लिए। अब मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा इन तीनों डेटा को सेट करने के लिए। चलिए तो मैंने सेटर बना लिया और उसी तरह से मैंने गेटर भी बना लिया। ठीक है, अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टाइम का। तो यहाँ पर टाइम फॉर एग्जांपल T1। ठीक है, अब T1 की मदद से हम क्या करेंगे? डेटा को सेट करेंगे। चलिए अब हमें मालूम है कि 3 डेटा हमें चाहिए, आवर, मिनट और सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 डेटा पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल पहले आवर दूंगा मैं 4, देन आफ्टर मिनट्स दूंगा 23 और सेकंड हम कुछ भी दे सकते हैं 45। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सेट कर दिया। अब T1 की मदद से मैं करवाऊंगा गेट। तो गेट यानी कि वो हमें प्रिंट होकर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम सेट की फंक्शनलिटी को सेट कर देंगे। यहाँ से 3 वैल्यू आप पास कर रहे हो, तीनों इंटीजर है, तो आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल भी चाहिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, इंटीजर h, इंटीजर m एंड इंटीजर s। अब इन तीनों को इसके अंदर हमें कर देना है असाइन। तो बड़ा ही आसान है, दिस ऑफ आवर के अंदर हमें असाइन करना है h की वैल्यू, उसी तरह से दिस ऑफ मिनट के अंदर हमें असाइन करना है m की वैल्यू, एंड एट द लास्ट दिस ऑफ सेकंड के अंदर हमें असाइन करनी है s की वैल्यू। ठीक है, तो हमने सेटर की फंक्शनलिटी ऐड करवा दी। अब गेटर के अंदर हमें क्या करना है? सिंपल सी आउट करना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिखूंगा अवर। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट आउट करवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑफ HR, उसके बाद मैं कुछ स्ट्रिंग ऐड करूंगा। ठीक है, इस तरह का टाइम फॉर्मेट के अंदर फिलहाल मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, इसलिए देन आफ्टर मेन, उसी तरह से कोलन, एंड एट लास्ट दिस ऑफ सेक। ठीक है, एंड एंडल। चलिए ये मैंने कुछ प्रिंट करवा दिया इस फॉर्मेट के अंदर। चलिए अब हम करते हैं फाइल को सेव, कंपाइल एंड रन। देखते हैं आउटपुट हमारा उसी फॉर्मेट के अंदर आ रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा सेम आउटपुट आ गया। ठीक है, आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल T2 की मदद से भी कुछ डेटा को हम करवाएंगे सेव।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल T2 डॉट सेट, और यहां पर उसकी भी हमें कुछ वैल्यूज पास आउट करनी होगी। चलिए इस तरह से मैंने वैल्यू पास कर दी। अब T2 को भी हम कर देंगे गेट। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, T2 का भी हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर वाला T1 का और नीचे वाला T2 का आउटपुट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि दोनों टाइम एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर है या नहीं। अगर एक दूसरे के बराबर है तो मुझे प्रिंट करवाना है बोथ टाइम ऑब्जेक्ट्स आर सेम, अदरवाइज बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। तो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, T1 और T2 का कंपेरिजन ही करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम करेंगे इफ एंड एल्स। ठीक है, सबसे पहले इफ एल्स का स्ट्रक्चर बनाए और यहां पर हम सिंपल कंपेयर करेंगे T1 की वैल्यू T2 के साथ। अगर दोनों एग्जैक्ट एक बराबर हो जाएगी तो फिर हम यहां पर सिंपल सी आउट करवा देंगे बोथ आर सेम, और यहां पर एंड। ठीक है, बोथ आर सेम, इसके बजाय पर हम लिख सकते हैं बोथ टाइम्स आर सेम। उसी तरह से इस सी आउट को हम यहां पर रीयूज करेंगे एल्स के अंदर, बोथ टाइम्स आर नॉट सेम। ठीक है, चलिए अब मैंने किया सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने ऑपरेटर प्लस प्लस की तरह ही ऑपरेटर इक्वल इक्वल्स को क्या नहीं किया, ओवरलोड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम और टाइम का ऑब्जेक्ट कंपेरेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेम वही वाली पुरानी मेथड है जैसा कि आपने प्लस के साथ किया था। ठीक है, प्लस हमारा क्या था, बाइनरी ऑपरेटर था, तो प्लस का काम क्या था, वैल्यूज और वेरिएबल को कंबाइन कर सकता था। तो उसी तरह यहाँ पर इक्वल इक्वल के साथ भी है। इक्वल इक्वल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर किसी दो वेरिएबल को कंपेयर कर सकेगा या फिर किसी दो वैल्यू को कंपेयर कर सकेगा, लेकिन यहाँ पर हम किसको कंपेयर कराना चाह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को। तो कभी भी दोनों ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, वो हमें काम एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली कराना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप यूज कर रहे हो इक्वल इक्वल। ठीक है, यानी कि बैकएंड के अंदर ये वाली लाइन क्या करना चाह रही है कि आप T1 की मदद से कॉल करवा रहे हो। ठीक है, किसको, ऑपरेटर इक्वल इक्वल को, और फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर पास करवा रहे हो T2 को। इस तरह की लाइन आपने इनडायरेक्टली कंपाइलर को बताई। ठीक है, ऐसा लिखने से। तो अब आपको ऊपर ऑपरेटर इक्वल इक्वल मेथड बनानी होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो मेथड बना ली ऑपरेटर इक्वल इक्वल। चलिए अब ब्रैकेट्स के अंदर आपने नीचे से पास किया T2, तो T2 का ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, टाइम। तो आपको ऊपर टाइम के अंदर ही क्या करवाना होगा, कैच करवाना होगा, फॉर एग्जाम्पल n। ठीक है, तो अब आपने नीचे से पास किया था T2, तो ऊपर आ चुका है n के अंदर, कंप्लीट। चलिए अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। तो चलिए आप यहाँ पर कर दो इफ एंड देन आफ्टर एल्स, कि अगर फिलहाल मेरे पास जो HR मीन और सेक अवेलेबल है, ठीक है, वो T2 के HR मीन और सेक के बराबर है या नहीं। आपने देखिए कॉल किसको किया, T1 से किया ना। ठीक है, तो T1 से कॉल किए हो आप, तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकोगे इन तीनों वेरिएबल्स को, HR मीन और सेक को। तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेस करो कि अगर HR की वैल्यू एग्जैक्ट बराबर होती है N के HR की तरफ, यानी कि T2 के HR के मुताबिक। ध्यान रखिएगा, हमें HR मीन और सेक को T2 के HR मीन और सेक के साथ कंपेयर करवाना है। अगर तीनों वेरिएबल्स, तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है तभी ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो हम वही करा रहे हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो दिस ऑफ HR। ठीक है, वो भी बाय डिफॉल्ट क्लास लेवल के HR को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, तो फिलहाल जो HR है उसकी वैल्यू क्या T2 के HR के मुताबिक होगी, एंड साथ ही साथ हमें मीन को भी चेक करना है। तो मीन की वैल्यू क्या T2 के मीन बराबर होगी। उसी तरह साथ ही साथ सेकंड की वैल्यू क्या T2 के सेकंड बराबर होगी। अगर ये तीनों एग्जैक्टली कंपेयर हो जाता है कंपलसरी। ठीक है, मैंने देखिए एंड ऑपरेटर का यूज किया है। एंड ऑपरेटर हम सभी को मालूम है, तीनों कंडीशन कंपलसरी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर आप यहां से रिटर्न करवा दो। ठीक है, क्या रिटर्न करवाओगे वो आपके ऊपर है कि आप क्या रिटर्न करवा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से रिटर्न करवा सकते हो ट्रू। ठीक है, अगर आप बाइनरी और ये सब यूज कर रहे हो तो, या फिर बुलियन वैल्यू आपने सिंपल करवा दिया रिटर्न ट्रू। चलिए, अदरवाइज आपने रिटर्न करवा दिया फॉल्स।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा रिटर्न ट्रू यानी कि आपने एक वैल्यू रिटर्न करवाई है ट्रू और फॉल्स। अब ये जो ट्रू और फॉल्स मैंने लिखा ना, ये क्या है, बुलियन डेटा टाइप है। जैसे कि हम कैसे इंटीजर, फ्लोट ये सब पढ़ चुके थे, राइट। तो इस तरह से एक नई डेटा टाइप आती है बुलियन। ठीक है, बुलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे फंक्शन में से, इस पूरी मेथड में से सिर्फ दो ही रिटर्न वैल्यू हो रही है, या तो रिटर्न ट्रू होगी या तो रिटर्न फॉल्स होगी। तो अब इसका डेटा टाइप आप क्या लिखोगे, जो भी रिटर्न हो रहा है उसी का डेटा टाइप ना, राइट। तो रिटर्न क्या हो रहा है, बुलियन वैल्यू। तो इस पूरे मेथड का डेटा टाइप भी क्या लिखोगे आप, बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो बुलियन वैल्यू को आप बुल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकोगे शॉर्ट में। बुलियन यानी कि या तो ट्रू या तो फॉल्स, दैट्स ऑल। क्यों हमने रिटर्न ट्रू और फॉल्स ही करवाना था, तो देखिए रिटर्न हुई होगी वैल्यू यहां पर आएगी, राइट। ऊपर आप फंक्शन में से कोई भी वैल्यू रिटर्न कराओगे ना, वो होगी या तो ट्रू या तो होगी फॉल्स। तो वो रिटर्न होकर कहां पर आएगी, यहीं पर आएगी, राइट। या तो यहां पर आएगी ट्रू या तो यहां पर आएगी फॉल्स। तो यही तो हमें करना था। इफ के अंदर हम सभी को मालूम है इनडायरेक्टली क्या होती है, कोई कंडीशन की वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स ही होती है। तो इस कंडीशन को हमने चेक किया लॉजिकली यहाँ पर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ऊपर से आप रिटर्न कराओगे ट्रू और वो यहाँ पर हो जाएगा रिप्लेस। अगर इफ की कंडीशन के अंदर आ गया ट्रू तो कंडीशन हो जाएगी एग्जीक्यूट। अगर इफ की कंडीशन से अंदर ऊपर से आ गया फॉल्स तो ये नीचे वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आउटपुट आ चुका है, बोथ टाइम्स आर नॉट सेम। ठीक है, क्योंकि हमारी मेन और सेकंड की वैल्यू ही सेम थी। अवर की वैल्यू देखिए हमने डिफरेंट रखी थी। ठीक है, तो चलिए अब मैं अवर की वैल्यू भी सेम कर देता हूँ यहाँ से 4। अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो बोथ टाइम्स आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, क्योंकि हमारे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना था, कौन सा, कंपेरेबल ऑपरेटर या फिर कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, बस इसी तरह से आपको इफ एल्स की मदद से ही बाकी के ओवरलोड करने थे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आई होप आपने ये होमवर्क पूरा किया होगा। ठीक है, अगर अभी भी नहीं किया है तो इन सभी को 1 बाय 1 ट्राई करो इफ एल्स की मदद से, सिंपल। ओके, चलिए तो ये तो हमने देखा ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाइनरी के साथ और यूनरी के साथ। अब थोड़े से हमारे पास एक्सेप्शनल ऑपरेटर्स भी है जिसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसकी लिस्ट बना रहा हूँ, आप उसको सिंपल नोट डाउन कर लो कि कौन से ऐसे ऑपरेटर्स है विच आर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑपरेटर्स विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है, चलिए उसके अंदर सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास डॉट ऑपरेटर, जिसको हम मेंबर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेंबर ऑपरेटर कभी भी आप ओवरलोड नहीं कर सकोगे। चलिए दूसरा है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर को भी आप कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसी तरह से तीसरा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम मेंबरशिप लेवल ऑपरेटर भी बोलते थे। तो इस ऑपरेटर को भी आप कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते। एंड लास्ट साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसका नाम ही है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर के बाद में आप क्या लगाते थे, इस तरह से पैरेंथेसिस लगाया करते थे, राइट। तो इस ऑपरेटर को भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये 4 एक्सेप्शन ऑपरेटर्स है जिसको आप किसी भी तरह से ओवरलोड नहीं कर सकते। बाकी सभी ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर जो 8 है वो होता है फिनिश। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक आपको कंप्लीट बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोडिंग कर लेना है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है।